गांव के लड़के बाले या जंग से ताज़ा लौटे हुए फौजी जमीला के बेबाकाना तर्ज अमल और बेतकल्लफ़ाना बोल चाल से गलत फहमियों में मुब्तला होते, और जब वो उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करते तो वो एकदम चड़ेल बनकर उनकी सख्त बेइज्जती कर देती। वैसे भी वो किसी को लिफ्ट नहीं कराती थी, मगर अगर किसी की शामत आमाल उसे जमीला के मुंह लगने की दावत देती तो फिर वो उसको बुलंद आवाज़ में ऐसी गालियाँ सुनाती कि तौबा ही बनी। जंग का ज़माना था, गांव में नौजवान मर्दों की किल्लत थी और कमारी दोशीज़ाओं या फौजियों की महजूर और महरूम बीवियों की कसरत थी। इसलिए जो चंद एक नौजवान थे या महाज जंग से वापस आए हुए फौजी, वो इस गलत फहमी में मुब्तला रहते कि तरसी हुई औरतें उनके लिए आसान शिकार होंगी, लिहाजा वो हर लड़की या नौजवान औरत पर डोरे डालने की कोशिश में लगे रहते। ऐसे ही एक कोशिश जमीला के एक दूर पार के रिश्तेदार उस्मान ने की। उसने उसे बदराह करने के लिए तमाम हदें पार कर दी। पहले तो वो उसे अब रिश्तेदार समझकर उसकी यावा गोई बर्दाश्त करती रही, मगर फिर वो उठी और पंजाली से उसे हलाक करने की नीयत से उस्मान पर हमला आवर हुई, मगर वो जान बचाकर भाग गया। मगर इस वाक़े ने दीगर नौजवानों को होशियार कर दिया और जमीला की शोखी, तेज़ी तरारी और खुश मिजाजी को गहन लग गया। वो यानी दानियार, जमीला और सीत एक दिन में थ्रेशिंग प्लेटफार्म से रेलवे स्टेशन का एक चक्कर लगाते थे। प्लेटफार्म के गोदाम से सुबह दम रवाना होते और सेपहर तक स्टेशन पहुंच जाते, मगर वहाँ अल अमान अल हफीज़ इतना रश होता कि तौबा ही भली। कितनी दूर से आए हुए उन जैसे छकड़े वाले कई कतारें बनाकर खड़े होते। सैकड़ों बैल, ऊंट, घोड़े, खच्चर, बोरियों से लदे हुए छकड़े, बड़ी मुश्किल से उनकी बारी आती। एक दिन जमीला अपने कंधे पर 2 मन की बोरी उठाकर ऊपर फीडर की तरफ चढ़ रही थी। सीत उसके पीछे पीछे था। उसका स्कर्ट उठकर कमर पर बोरी के नीचे फंस गया था। सीत को उसकी नंगी पिंडलियों की उभरी हुई नीली रगें नजर आ रही थी। वो फीडर तक पहुंचने तक उन रगों को मजीद ऊपर जाते हुए देखता रहा। ऊपर पहुंचकर जब वो अपनी बोरी फीडर में खाली करने लगा तो ख़ुद को मलामत की कि वो उसकी आपा है। जब दोनों अपनी अपनी बोरियां खाली करके वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि दानियार लंगड़ाता हुआ ऊपर चढ़ रहा था। जमीला या तो उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती थी या उसका मजाक उड़ाती थी। उन्हें स्टेशन से फारिग होते होते शाम ढलने लगती। खुदा का शुक्र था कि स्टेशन जाते हुए 25 किलोमीटर की ढलवान थी और बोरियों के वज़न से घोड़ों को स्टेशन पहुंचने तक ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। अलबत्ता वापस आते हुए घोड़ों का हशर नशर हो जाता, इसलिए वो रास्ते में वक्फे से ठहर जाते और जमीला के गानों से महजूज होते। जमीला को गाने का बहुत शौक़ था। वो हर वक्त घर में भी कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती। हालांकि बड़ों और बुज़ुर्गों के सामने गाना गाना मायूब बात समझी जाती थी, मगर वो किसी की परवाह करे तब ना। दोनों माएँ ये कहकर बात टाल देती, अभी बच्ची है, ऐसा सब समझ जाएगी। सच ये है कि उन्हें कभी जमीला की कोई बात बुरी लगती ही नहीं थी। सीत को वो गाते हुए बहुत अच्छी लगती, ख़ास तौर पर जब वो लोग शाम को रेलवे स्टेशन में अपनी गंदम उतार कर हल्के फुल्के होकर वापस आते तो रास्ते में दरिया के कटाव के पास कुछ देर रोककर जमीला बहुत प्यारे नगमे गाती। पता नहीं अपना जी बहलाने के लिए या दानियार को तंग करने के लिए, जो अपने 2 घोड़ों वाले छकड़े में उनके पीछे पीछे आ रहा होता। जमीला और सीत दानिस्ता दानियार को तंग करने के लिए अजीब अजीब शरारतें करते और उसकी बेबसी से महजूज होते। एक दिन सीत और जमीला ने हद कर दी। स्टेशन के लिए रवाना होने से पहले
उन्होंने उसकी नज़र बचाकर उसकी आम तौर पर 150 पाउंड वाली बोरियों के नीचे 280 पाउंड यानी 127 किलोग्राम या 3.5 मन की एक बड़ी बोरी रख दी छुपा के। स्टेशन पहुंचकर जब उसने बाकी तमाम बोरियां फीडर में ऑफलोड कर दी और अब दानियार की निगाह उस बड़े बोरे पर पड़ी तो उसके 14 तबक रोशन हो गए। वो दोनों हाथ अपनी पसलियों पर रखकर कुछ देर उस बोरे को देखता रहा और कुछ देर दूर अपने छकड़े पर बैठी हुई जमीला और सीत को देखता, जिनके होठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। और फिर उसने मायूसी से सर झुका दिया। सीत और जमीला दूर बैठे उसकी बेबसी और हरकत का जायज़ा ले रहे थे। उनका ख्याल था कि वो उनसे मदद तलब करेगा। जमीला की हंसी की आवाज़ सुनकर उसने सर उठाकर उनकी तरफ देखा और फिर जमीला के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट देखकर दानियार के पिंदार पर चोट पड़ी। उसने बहादुरी के जौहर दिखाने का फैसला किया और अकेले ही पूरा जोर लगाकर किसी न किसी तरह बोरे को खड़ा किया और अपनी कमर पर लाद लिया। अब सीत और जमीला के 14 तबक रोशन होने की बारी थी, क्योंकि दानियार ने उसे अपनी अना का मसला बना लिया था। हालांकि ये काम उसकी हिम्मत, ताकत और औकात से बहुत बाहर था, ख़ास तौर पर इसलिए कि उसकी एक टांग बेकार और ज़ख्मी थी। फिर वो सीढ़ियों की तरफ चला तो एक एक कदम उठाना उसके लिए 2 बार हो रहा था। वो इस तरह लड़खड़ा रहा था कि जैसे अभी गिर जाएगा। सीत ने आगे बढ़कर उसकी मदद करना चाहिए। जमीला भी चीख चीख कर कह रही थी, दानियार बोरा फेंक दो, हमने महज मजाक किया था। मगर उसने किसी की बातों पर कान नहीं धरा और जैसे तैसे बन पड़ा, सीढ़ियाँ चलने लगा। मगर जो काम नामुमकिन होता है उसे कोई कैसे करे। सब लोग उसकी लड़खड़ाहट देख देख कर डर रहे थे और चीख रहे थे कि गिरा दो, मगर वो कैसे गिराता। पीछे और कई लोग भी बोरियां कमर पर लादे सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उसका बोरा उन्हीं पर गिर जाता और कोई निहायत खौफनाक हादसा हो सकता था। मगर वो फौजियों वाली जिद पर अड़ा रहा। हर कदम पर वो रुक जाता, अपनी लंगड़ी टांग को रेस्ट देता और फिर एक सीढ़ी और चढ़ जाता और फिर रुक जाता। सीत और जमीला अपनी अपनी जगह शर्मिंदा हो रहे थे। जमीला ने तो कई बार अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे यकीन होता था कि अब वो गिर पड़ेगा। मगर वो फीडर तक पहुंच गया। फीडरमैन ने भी उसे बुरा भला कहा कि अभी तुम्हारी जहालत की वजह से कई लोग जख्मी हो जाते, मर भी सकते थे। फिर वो नीचे उतर आया। कुछ लोगों ने तालियां बजाकर उसे दाद दी, मगर जमीला और सीत दोनों बेहिस्सो हरकत चुपचाप खड़े रहे, जैसे पत्थर के बुत हों। स्टेशन से वापसी पर भी तीनों खामोश रहे। खिलाफ मामूल जमीला ने उसका मजाक भी नहीं उड़ाया। दम लेने के लिए जब एक बार वो दरिया के कटाव पर रुके और दूसरी मरतबा प्रेरी में ठहरे, तब भी कोई कुछ ना बोला। खिलाफ मामूल जमीला ने कोई गाना भी नहीं गाया। सीत को तो बाद में सारी ज़िंदगी अपनी इस हरकत पर मलाल होता रहा। थ्रैशिंग प्लेटफार्म पर पहुंचकर भी तीनों खामोश रहे। खाना लगा, तब भी तीनों ने खामोशी से खाना खाया। फिर घास फूस पर उल्टे सीधे होकर लेटे और सो गए। अगला सारा दिन भी इसी जहरीली खामोशी और संजीदगी में गुजर गया। सीत और जमीला कल की हरकत पर शर्मिंदा और खोए खोए से रहे। स्टेशन से वापसी पर दोनों खामोशी से दानियार के पीछे पीछे चलते रहे। उन्होंने अपने रेढ़े या गड्ढे भगाकर दानियार को धूल और मिट्टी में फंसाने की कोशिश भी नहीं की। ताहम जमीला रास्ते में उदास कर देने वाले गाने गाती रही। कटाव पर पहुंचकर तीनों ने अपने अपने घोड़े खोल दिए
دریا کے کنارے پر تاکہ وہ گھاس پھوس چر لیں، اور خود ایک ہلکی ڈھلوانی چٹان پر لیٹ گئے کمر سیدھی کرنے کے لیے۔ اچانک جمیلہ نے دانیار سے فرمائش کر دی کہ ہمیں کوئی گانا سناؤ، تاکہ بات چیت کا کوئی بہانہ نکل سکے۔ دانیار نے جھجک کر انکار کر دیا کہ اسے گانا نہیں آتا۔ جمیلہ نے اسے ترغیب دی کہ تم گانا سناؤ، پھر میں تمہیں بھی بڑے مزے کا گانا سناؤں گی۔ جمیلہ کے مسلسل اصرار پر بالآخر دانیار نے آہستہ آہستہ گنگنانا شروع کیا۔ پھر جب اس کی لے بحال ہو گئی تو اس نے جھجکتے جھجکتے 1 2 3 گانے سنا دیے۔ وہ سیت اور جمیلہ اس کے گانے سن کر دم بخود رہ گئے۔ اس کی آواز اتنی سریلی اور ردمک تھی کہ انہیں واپسی کا ہوش بھی نہ رہا۔ جمیلہ بھی بے اختیار اس کی سریلی آواز کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئی۔ جب آدھی رات کا چاند سر پر آ گیا اور انہیں بھوک نے نڈھال کرنا شروع کیا تو وہ واپس آ گئے۔